हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज है हमारा सेट नंबर 6। हमने 5 सेट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अभी तक ने आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में दिया गया है, आहार नाली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीतरस और अग्नाशय। देखिए, पीत रस का स्राव यकृत द्वारा होता है और अग्नाशय रस का स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा शहर नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, ये एक नौपाषाण कालीन स्थल है। बाकी ये लोथल हो जाएगा, आपका गुजरात में स्थित है। धोलावीरा भी गुजरात में है। सूतका तो ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। देखिए, इसे सामान्य भाषा में कहे तो ये रक्त का थक्का बनना होता है। रक्त का थक्का बनना हमारे विटामिन के मदद करता है। और बाकी जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, जो हमारे आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन डी जो होता है, इसमें कैल्शियम होता है जो हमारे हड्डियों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो हमें 3 कथन दिए और बताना है कौन सा कथन सही है। पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ये कथन सही है। दूसरा है, पादप में पर्णहरित होता है, ये भी सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, तो ये गलत है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, गिरने के दौरान निम्नलिखित में कौन एक समान बना रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका त्वरण। भारत के संदर्भ में सिलंबम, थांगता और थोड़ा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगे युद्ध कला के नृत्य। देखिए, ये जो थांगटा है ये तमिलनाडु में होता है, ये सिलंबन जो होता है ये तमिलनाडु में होता है, और थांगटा जो होता है ये मणिपुर में होता है, और ये जो थोड़ा है ये हिमाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, मांग का नियम कहता है कि खाली स्थान के बीच नकारात्मक संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है अंतःप्रायद्रव्य जलिका के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा जीव ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित नहीं है? तो ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित नहीं है घोंघा। घोंघा जो है ये मुलास्का से आता है। मुलास्का में और भी आते हैं, जैसे ऑक्टोपस, जैसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं, सीपिया जो कैटल फिश के नाम से जाना जाता है। ये जो मुलास्का है ऑर्थोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ है, लेकिन ये जो ऑर्थोपोडा है ये सबसे बड़ा संघ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? तो हमें सदिश राशि को बताना है। तो जो ये समवेग है ये सदिश राशि है, बाकी ये तीनों जो है अदिश राशि है। देखिए, सदिश राशि में होता है क्या कि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन अदिश राशि में केवल परिणाम व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में द्वारा अपनाया नहीं गया है? तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है और क्या नहीं लिया है? देखिए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के परामर्शी निर्णय, ये भी कनाडा से लिया गया है। लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये कनाडा से नहीं, आयरलैंड से लिया गया है। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नमक सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नमक सत्याग्रह के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। तो नमक सत्याग्रह के साथ गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक असंतोष जुटाने की उम्मीद की थी। तो ये सही है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने वर्धा आश्रम से सागर की ओर चले थे। ये तो पॉइंट सही है, लेकिन ये वर्धा आश्रम से नहीं, ये साबरमती आश्रम से चले थे। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था।
ये सही है, जिसमें सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था। जुलूस को व्यापक रूप से पश्चिमी मीडिया के द्वारा कवर किया गया था। ये सही है, जिसमें पश्चिमी मीडिया की तरफ से आप वेब मिलर का नाम याद रख सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा बी गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ वर्धा आश्रम नहीं होगा, साबरमती आश्रम होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम मस्तिष्क में रक्तचाप, लाल स्वरण और उल्टी सहित सभी अनाक्षिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये हो जाएगा आपका सी, मेंडुला के द्वारा। देखिए, थैलमस होता है, ये एक संवेदी संकेतक होता है जिसका काम है प्रमस्तिष्क तक पहुंचाना। तो संवेदी संकेत क्या होते हैं? जैसे स्पर्श हो गया, सरदर्द हो गया, ये सब ये प्रमस्तिष्क तक पहुंचाता है। बाकी जो परम मस्तिष्क है, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, ये होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो ऐच्छिक क्रियाओं जैसे बुद्धिमत्ता, स्मृति और चेतना को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है? तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। बाकी ये तीनों ही जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है और बहुत धीमी गति से करता है, और अभिक्रिया करने के बाद ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। खाली स्थान को उसकी अपेक्षाकृत कम ऊष्मा सामग्री के कारण कोयले के निम्न श्रेणी के भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिग्नाइट को भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है। देखिए, कार्बन की मात्रा के अनुसार ही कोयले का उसका क्वालिटी होता है, कि जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है वो उतने ही अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है। तो एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लगभग 80 से 95%। इसके बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस इसमें होता है आपका 55 से 80%। उसके बाद आता है लिग्नाइट, इसमें होता है कार्बन लगभग 40%, और जो बच गया आपका पीट कोयला, ये 40% से भी इसमें कम कार्बन होता है। वायु से यात्रा करते समय ध्वनि तरंगे किस प्रकार की गति करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोलन। देखिए, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है और जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? तो फ्लोराइड की कमी के कारण होता है दांत का क्षरण। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। सुधीर रमन कप का संबंध किस खेल से है? तो सुधीर रमन कप का संबंध हो जाता है आपका बैडमिंटन। देखिए, क्रिकेट से एक फेमस ट्रॉफी है आपका हो जाएगा रणजी ट्रॉफी, और फुटबॉल से एक फेमस ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी और डुरंड ट्रॉफी। आप इनको याद रखेंगे। पटाना कहाँ का घास का मैदान है? तो पटाना आपका श्रीलंका के घास का मैदान है। हंगरी को हम हंगरी में जानते हैं पुस्तकराज, न्यूजीलैंड में जानते हैं आपको कैटरबरी, और ब्राजील में हो जाता है कैंपोज या फिर सेल्वास। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का संबंधित प्रस्ताव कब दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने ये दिए था 1882 में। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 84। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये राजेंद्र चोल प्रथम जो है, इन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए, ये बिरदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुलोंगतुल चोल तृतीय ने ये त्रिभुवन में कम्बेकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो ये मंदिर था चोल वास्तुकला की अंतिम महान कृतियों में से एक माना जाता है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो हमारे पास यहाँ पे 5 गुप्त वंश के शासक दिए गए और हमें इनको क्रम से सजाना है। तो देखिए, पहले नंबर पे आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त। तो ये हमें पांचों ही क्रम से लगाए गए हैं, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम है जो इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में गिने जाते हैं। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर भी दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अपने शासनकाल में कला और साहित्य का स्वर्ण युग देखा था। और फिर आते हैं कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया था। मनुष्य के शरीर की किस ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या फिर प्रधान ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्यों इस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये जो मास्टर ग्लैंड है ये कई अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे थायराइड हो गया, अधिवृक्क हो गया, वृषण हो गया और अंडाशय, इनके कार्यों को नियंत्रित करता है और उत्तेजित करने वाले हार्मोनों का भी स्राव करता है। ये जो आग्नाशय है, ये आग्नाशय पाचन, एंजाइम और हार्मोनों का स्राव करता है और रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। ये जो थायराइड है, ये थायराइड हार्मोन T3 और T4 का उत्पादन करता है। गंगा नदी तंत्र किस प्रकार के जल निकासी प्रतिरूपण का निर्माण करती है? तो ये गंगा नदी है जो दुर्माकृति प्रतिरूप का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये ऐसा कहा गया है आपके आर्टिकल 75 के 3 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय कार्य भारत की समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है? तो समवर्ती सूची में कौन सा हो जाएगा आपका? ये मूल नियंत्रण। बाकी ये जो पोस्ट और टेलीग्राफी, रक्षा और बैंकिंग, ये तीनों ही संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो ये नगर पालिका से अनुसूची संबंधित है। अनुसूची 12 जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लाया गया था। 11वीं अनुसूची भी इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था, लेकिन ये पंचायतों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची हो जाएगा आपका दल बदल विरोध कानून से, जो 1985 में लाया गया था। 13वीं अनुसूची तो ये कुछ है ही नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प को अपनाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कराची में की गई थी। निम्नलिखित में कौन नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश थी? तो हमारे पास 4 कथन दिए गए और हमें बताना है कि ये नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन शामिल था। तो डोमिनियन स्टेट ये था, लोकतांत्रिक केंद्र ये भी था, वयस्क मताधिकार ये था, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचन ये भी था। तो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। भारत के लिए एक संविधान का पहला भारतीय मसौदा था ये नेहरू रिपोर्ट। निम्नलिखित में कौन सही क्रम है? तो ये दिए गए हैं सल्तनत काल के वंशज, इनको हमको क्रम से लगाना है। तो पहले आता है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश आता है, उसके बाद तुगलक और लोधी। इसमें सैयद वंश नहीं दिया गया है। तो गुलाम वंश के संस्थापक हो जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका शासनकाल था 1206 से 1290 तक। ये गुलाम वंश चला था 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश चला था आपका 1290 से 1320 तक। इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तुगलक वंश जो था चला था 1320 से 1414। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। और तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने किया था, जो ये चलता है आपका 1414 से 1451। और लास्ट होता है आपका लोधी वंश। तो लोधी वंश चलता है आपका 1451 से 1526 तक और इसकी स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से किसने स्वतंत्र किया था? तो ये हो जाते हैं आपके मुर्शिद कुली खां। ये 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा बंगाल के सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं। इन्होंने खुद को अर्ध स्वतंत्र शासक और बंगाल का नवाब घोषित किया था। ये जो शहादत खां है, इन्होंने अवध को मुगल साम्राज्य से अलग स्वतंत्र किया था। और सरफराज खां ये मुर्शिद कुली खां के पोते थे और बंगाल के एक नवाब भी थे, जिन्हें 1740 में अलीवर्दी खां ने हराया था। निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे बताना है कि कौन सा ये सही सुमेलित नहीं है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली कर्नाटक नहीं, कथकली आपका हो जाता है केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बाकी ये 2 सही सुमेलित है, 1 नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? तो स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वातावरणीय गैस ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? तो 4 कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। इसमें से आपका हो जाएगा आंसर ए 1, 3 और 4। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। नाइट्रोजन नहीं होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में होता है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइकेन। विशेष रूप से यह सल्फर डाइऑक्साइड को मॉनिटर करता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। इन्होंने 1829 में राजा राममोहन की सहायता से सती प्रथा को समाप्त किया था और 1830 में इन्होंने ठगों का दमन किया था। अगला प्रश्न है, टिटिकाका झील किस महाद्वीप पर स्थित है? तो टिटिकाका झील ये जो है दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक नौकायान झील है, जिसकी ऊंचाई है आपकी 3 समुद्र तल से इसकी ऊंचाई हो जाती है 3812 मीटर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सही सुमिलित नहीं है? तो हमारा सही सुमिलित नहीं है संघराज्य क्षेत्र भाग 7। ये गलत है, भाग 7 में नहीं, ये भाग 8 में है। और ये जो भाग 7 है इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा खत्म कर दिया गया है। धनवंतरी भारत में किस शासक के नवरत्नों में थे? तो धनवंतरी हो जाते हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में। निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पौने 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती? इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने इसके बारे में कल अच्छे से डिस्कस किया था, इसीलिए आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो बॉक्साइट अयस्क किसका होता है? एल्युमिनियम का। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहते हैं? तो गॉडगिल पंचवर्षीय योजना को हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के रूप में जानते हैं। इसका कार्यकाल था आपका 1961 से 1966। ये सबसे असफल योजना थी, ये अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकी थी। क्यों? क्योंकि उस समय भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और 1965 से 66 में गंभीर सूखा भी आया था, इसीलिए ये अपनी योजना को नहीं प्राप्त कर सकी थी। अगला प्रश्न है, भरतपुर और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर मतलब केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी उद्यान। भरतपुर और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भरतपुर मीन्स केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर ये दोनों ही राजस्थान में स्थित है। जो केवलादेव राष्ट्रीय घना उद्यान है इसे यूनेस्को को विश्व धरोहर का स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोबार ये समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है। आइसोथर्म ये समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। निम्न में किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो ये विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखिए, सूर्य किरणें वर्ष में 2 तिथियों को विषुवत रेखा पर ठीक लंबवत पड़ती हैं। एक हो जाता है 21 मार्च और एक हो जाता है 23 सितंबर। इन दोनों तिथियों को विषुव कहा जाता है। विषुव के दौरान पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों के समान रूप पर वितरित होता है। एक होता है आपका 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसमें हम ग्रीष्म संक्रांति के रूप से जानते हैं। और एक होता है आपका 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसीलिए हम इसको शीत संक्रांति के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमिलित नहीं है? तो हमारा सही सुमिलित नहीं है वॉरेन हेस्टिंगस। वॉरेन हेस्टिंगस को यहाँ पे दिया गया स्थानीय स्वशासन नहीं, स्थानीय स्वशासन के रूप में हम लॉर्ड रिपन को जानते हैं। ठीक, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सही, इसमें सुमिलित नहीं बताना था। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, सुमिलित कीजिए।
एक साइड दिए हैं यूरोपीय व्यापारी कंपनी और दूसरी साइड दिया है इनका मुख्यालय, इनको हमको मैच करना है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा आपका गोवा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेगपट्टनम और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपका हो जाएगा ये पांडिचेरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अब कुछ सुधार चाहिए तो वो भी बताएं। मैंने बीच में एक 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसका आंसर भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।